कहते हैं पेन इज माइटर देन अ स्वॉर्ड, और अगर युवा के हाथ में स्वॉर्ड दी जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो इसी क्रांति को मौका देने के लिए हम लाए हैं एक ऐसे कंपटीशन जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कौशलम ट्रस्ट, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक और हम यानी कि मीडिया पार्टनर हिंदुस्तान पोस्ट। अब क्या होगा इस कंपटीशन का गाइडलाइन, कैसी होगी ये इवेंट, इन सब पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ गोवा, महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी यानी कि लीना भेंडरे मैम। मैम, आपका हिंदुस्तान पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो मैम, मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि ये जो आपने ऐसी कंपटीशन रखा है, इसका मोटो क्या है? मोटो मतलब ये है कि एक तरह से ये कहें कि जो हमारी आज की युवा शक्ति है, यानी कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी, जो कि 2047 में भारत का नेतृत्व कर रहे होंगे, तो वो आज भारत के विषय में क्या सोचते हैं, उनके सामने भारत का चित्र क्या है, भारत को किस ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, और एक तरह से कहो तो मैं किस ऊंचाई पर भारत को ले जाना चाहती हूँ या पहुंचाना चाहती हूँ, या हमसे पहले जो हमारे कई बड़े विचारक हुए इस देश में, शिवाजी महाराज जैसे एक योद्धा हुए जिन्होंने कहा कि मैं हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर रहा हूँ, या स्वामी विवेकानंद हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया, जो चाहते थे कि भारत विश्व गुरु जैसा पहले था वैसा दोबारा बने। हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर हैं जिन्होंने कहा कि भारत को एक समर्थ और एक आदर्श राज्य होना चाहिए, और आदर्श राज्य की परिकल्पना तो हमारे यहाँ सदियों से है, तभी तो हम राम राज्य की बात करते हैं। तो जब 2047 में हमारा देश एक विकसित राष्ट्र हो चुका होगा, इट विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, तो उसके साथ साथ क्या वह आदर्श समाज होगा, क्या वह एक समर्थ राष्ट्र होगा, और क्या वह अपनी विश्व गुरुता को दोबारा प्रस्थापित कर चुका होगा या उस राह पर होगा। इस विषय में हमारी युवा पीढ़ी क्या सोचती है, और उसके साथ साथ देखो, केवल सोचने भर से काम नहीं चलता है, तो इसके लिए हमें ये भी हमारे पास कौशल होना चाहिए कि क्या हम उस दिशा के जो हमारे प्रयास हो रहे हैं उनका हम मेजरमेंट कर सके, उनका हम मापदंड तय कर सकें, हम ये कह सकें कि हमारा उद्देश्य ये है, और ये चूंकि ये हम मापदंड लगा रहे हैं, इस प्रकार से हम अपने सफलता को मेजर कर पा रहे हैं, ये हमारे पैरामीटर्स हैं, और ये चूंकि हम पूरे होते हुए देख रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा उद्देश्य हमने पा लिया है। तो अब तो मूलतः ये कल्पना है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है आज की, जिसे 2047 में नेतृत्व करना है, देश को आगे ले जाना है, उसके अंदर ये क्षमता हो, ये उसके अंदर ये कौशल हो कि हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के लिए हमें किस तरह से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है, क्या नीति बनानी पड़ती है, क्या प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, और उनकी माप कैसे की जाती है कि हम सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमारी दिशा निश्चित है या नहीं, क्योंकि आज से 20 वर्ष का काल है करीब करीब, है ना। तो इन 20 वर्षों में हमें हर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष हमें देखते रहना पड़ेगा कि मैंने ये मापदंड रखा था और इस मापदंड पे हम खरे उतर रहे हैं या नहीं। तो जो हमारी प्रतियोगिता है उसका शीर्षक ही है कि आदर्श समर्थ भारत के मापदंड क्या हों। तो अगर एक युवा इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेता है, तो आप क्या चाहेंगे कौन से लाइक की नोट्स पैरामीटर्स हो कि उसको ये ध्यान में रख के ये ऐसे लिखना चाहिए? देखो, हमारा देश इतना बड़ा है और यहाँ पर इतने विविध
लोग हैं, विविध तरह के क्षेत्र हैं, विविध तरह के विचार हैं और विविध तरह के लोगों के अनुभव हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकता है कि मेरी समझ से ये हमारा मापदंड होना चाहिए। तो हर व्यक्ति अलग-अलग तरह से सोचेगा, लेकिन ये सबको पता है कि एक मापदंड से काम नहीं चलने वाला है, उसके लिए हमें कई मापदंड बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए इस निबंध प्रतियोगिता में हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई 7 से 10 मापदंड चुनिए। हमें बताइए कि आप ये मापदंड क्यों महत्वपूर्ण समझते हैं? क्यों आप इस मापदंड को मापने के आप तरीके क्या लगाएँगे? और कैसे आपके समझ से ये मापदंड लगाने पर जो हम सफलता प्राप्त करेंगे, उसके कारण भारत एक आदर्श और समर्थ राष्ट्र बनेगा, जो कि डेवलप्ड कंट्री या विकसित राष्ट्र की परिकल्पना से बहुत ऊंचा है। क्योंकि विकास तो सब कोई कर लेता है, लेकिन क्या वह विकास एक आदर्शवत है, जिसकी लोगों को चाह रहती है? जो कि जैसे हमारे यहाँ आदर्श राज्य के लिए राम राज्य की या युधिष्ठिर के राज्य की परिकल्पना की जाती है। तो क्या हम उस तरह से एक आदर्श समाज बना पा रहे हैं? ये भी बहुत महत्व का विषय है। अन्यथा जो डेवलपमेंट जो होती है, वो फिर सस्टेनेबल नहीं रहती है, वो निरंतर नहीं चलती है। और राइट। हमारी भारतीय संस्कृति को जब हम कहते हैं कि ये पूरे विश्व में ये एकमात्र ऐसी संस्कृति है, जो इतने हजारों वर्षों से चली आई, बिना विनष्ट हुए, और ये संस्कृति अभी भी लोगों के द्वारा आचरण में लाई जाती है ना? तो हुँ, इस संस्कृति के कुछ न कुछ ऐसे मापदंड रहे होंगे, जो कि समाज में एक आदर्श का काम करते हैं और समाज को आदर्श बनाते हैं। तो वो मापदंड मुझे लगता है कहीं न कहीं इनको दोबारा व्याख्यायित करने की आवश्यकता है। उनको एक बार दोबारा अधोरेखित यानी अंडरलाइन करने की आवश्यकता है। उन पर विचार और चिंतन होने की आवश्यकता है। उनको आचरण में लाने की आवश्यकता है। तो ये सारा प्रयास जो उसका जो आरंभ है, वो आरंभ इस प्रतियोगिता से हो, ऐसा हम मानते हैं। तो मैम जिन्हें इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना होगा, उनके लिए कोई आपने डेमो वीडियोज़ बनाए सो दैट उनको आसानी हो समझने के लिए कि एक्चुअल में क्या होगा इसमें? हाँ, हम लोग मतलब एक जैसे मान लो कि जैसे मैंने कहा कई मापदंड हो सकते हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि एक-एक मापदंड पर किसी हम एक विद्वान तज्ञ व्यक्ति को बुलाएँ और उनसे कहें कि आप हमारे लिए 10-15 मिनट का एक वीडियो बनाएँ कि क्यों ये मापदंड उत्तम है और महत्व का है। और उस पर एक छोटे से ग्रुप के साथ परिचर्चा हो और ये सारा हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल दें। हमने इस प्रतियोगिता के लिए खास तौर से एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिसका हम अभी इसी वीडियो के नीचे हम लिंक में उसको भी दे देंगे। तो उसके माध्यम से लोगों को थोड़ी-सी टिप्स मिलेंगी, लेकिन ये थोड़ी-सी टिप्स है। ऐसा थोड़ी है कि हम पूरा का पूरा पेपर आउट कर दें और आपको कहें कि करेक्ट, चलो करेक्ट। नकल कर लो। ये तो होने से रहा। मैम ये किन भाषाओं में होने वाली है वैसे? हाँ, हमने इसमें हिंदी तो रखना ही रखना है। हिंदी के साथ-साथ मराठी, कोंकणी, गुजराती, तेलुगु और संस्कृत। मतलब अभी हमारे पास ये 6 भाषाएँ क्यों? क्योंकि इन भाषाओं के किसी न किसी बड़ी संस्था ने हमसे कहा है कि हाँ, इसमें जो भाषा के विचार से जो हमारी सहायता की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो हम आपको देने वाले हैं। तो इसलिए अभी ये 6 भाषाएँ हमने रखी। हो सकता है कि हमारे क्योंकि हमारे एक्चुअली निबंध सबमिट करने की जो तारीख है, वो 31 जुलाई तक है, यानी आज से अभी ढाई 3 महीने का समय है। और गूगल फॉर्म हम कह रहे हैं कि आप पहले भर के दीजिए। तो गूगल फॉर्म भरने के लिए भी हमारी पहले हमने 31 मई तक रखी थी, पर हम मुझे लगा कि इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेजेस के मतलब परीक्षा, फिर परीक्षा फल का इंतजार, फिर नए एडमिशन के पीछे भाग-दौड़, इन सब के लिए मुझे लगा कि हम इसको थोड़ा-सा इसको बढ़ा सकते हैं और
थोड़ा सा हम उनको तो हम अभी इसको 15 जून तक, मतलब गूगल फॉर्म भरने के लिए, अच्छा, और सिर्फ गूगल गूगल फॉर्म 15 जून तक। केवल फॉर्म भरना है 15 जून तक, जिसमें आपको अपनी जानकारी देनी है और एक तरह से आपको अपना एक संकल्प लेना है कि ये काम मैं करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, है ना? तो कोई एज लिमिट आपने क्राइटेरिया रखी है कि ये लोग ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस कॉम्पिटिशन? देखो हमने क्या किया है, हमने 3 श्रेणियां बनाई हैं। क्यों, वो भी मैं बता देती हूँ। कॉलेज श्रेणी तो बहुत ही महत्व की है, क्योंकि वही युवा हैं जो कि अगले 20 वर्षों में देश को वहां ले जाने वाले हैं जहां वो चाहते हैं कि देश पहुंचे, है ना? जी। लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे आज हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, खास करके 8वीं से 12वीं कक्षा में, वो भी विचारशील हैं और वे भी सोचते हैं कि मेरा देश ऐसा होता तो कैसा होता, है ना? और सबसे जो बात, मैं जब भी मैं नई पीढ़ी को देखती हूँ, जो मेरे घर में आसपास जो बच्चे होते हैं, स्कूली बच्चे होते हैं, उनकी जब मैं भाषा सुनती हूँ तो वो हमेशा ये कहते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, आप हमें छोटा क्यों समझते हो? तो चलो भाई, तुम छोटे नहीं हो, चलो लिखो निबंध। लेकिन हाँ, एक कंसेशन तुम्हें देंगे कि जैसे महाविद्यालयीन छात्रों के लिए हम कह रहे हैं कि आपको 7 से 10 मापदंड चुनने हैं और उन पर आपको करीब 2500 शब्दों के लगभग आपको निबंध लिखना है। तो स्कूली बच्चों को हम कह रहे हैं कि आप 3 से 5 मापदंड चुनो और 1000 से 1200 शब्दों का निबंध आप हमारे लिए लिखो। आप छोटे हो पर असमर्थ नहीं हो, है ना? तो और तीसरी भी श्रेणी हमने रखी है जो कि आम नागरिक हैं, जो मतलब हम स्कूल जैसे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इवेंट बिल्कुल, में? बिल्कुल, बिल्कुल। ओह अ, वाओ! हाँ, तो क्योंकि हमारे पास भी अपने अनुभव हैं, अपने विचार हैं। अब ये ज़रूर है कि मैं नहीं भाग ले सकती क्योंकि मैं आयोजक की और शायद वो मुझे अपने नियम बनाने वाले उनसे पूछना पड़ेगा। शायद हिंदुस्तान पोस्ट से जुड़े हुए लोग भी, हमें उनको भी थोड़ा-सा अलग रखना पड़ेगा। पर हाँ, कोई भी इसमें भाग ले सकता है और हर श्रेणी के लिए हमने 3 पुरस्कार बड़े रखे हैं, 10,000, 7,500, 5,000 और फिर थोड़े से उत्साहवर्धन के भी कुछ पुरस्कार। इस तरह से अच्छी खासी पुरस्कार की राशि होगी और बस आपको, जैसे तुमने बताया कि कलम या तलवार, तो हालाँकि दो मुझे लगता है कि हमें दोनों उठाने आने चाहिए, लेकिन जी, अभी जी। कलम उठाने की बात कर रहे हैं। तो इसपे एक वीडियो भाव तोरसेकर जी ने भी बनाया है, जो कि एक इंडियन जर्नलिस्ट है, साथ ही साथ वो यूट्यूबर भी है। तो अगर आपको और भी जानकारी चाहिए रहेगी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया जाएगा। एंड लेकिन वो मोस्ट कोमल वो मराठी में है। वो अच्छा, वो वीडियो मराठी। उन्होंने मराठी में बनाया है। तो ओके, मैं जितनी भी मैं हमारी प्रयास मराठी ऑडियंस होगी। मैं प्रयास करूँगी कि अगर संभव हुआ तो उसी का हिंदी ट्रांसलेशन या ओके, उसी को कह करके कि भाव तोरसेकर जी ने ये कहा। तो इस तरह से कोई मतलब कुछ, ताकि हिंदी दर्शकों को भी पता चले कि वो क्या पता चले। कहना चाह रहे हैं। क्योंकि वो बहुत ही आज की तारीख में बहुत ही वो, और मैं उनका आभार तो तुम्हारे माध्यम से व्यक्त कर ही रही हूँ, पर ये मुझे लगा कि इस प्रतियोगिता की जो इस प्रतियोगिता का जो इम्पोर्टेंस है, वो इस बात से भी खुल करके आगे आता है, सामने आता है कि उनके जैसे व्यक्ति ने भी सोचा कि हाँ, मुझे इस विषय पर कुछ बना करके इस प्रतियोगिता को आयोजित जो कर रहे हैं, उनकी मुझे भी सहायता करनी है, ये उन्होंने सोचा। तो इसी में मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिता की महत्ता जो है वो सामने आती है। तो थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, केवल युवाएं ही नहीं बल्कि आप और हम जैसे लोग भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। ले मार्क द सकते डेट, कभी ना भूले ये तारीख, क्योंकि ये है 15 जून। आप इस तारीख तक गूगल फॉर्म्स गूगल भर के इस फॉर्म भर के थे। प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। एक बात कोमल मैं और कहना चाहूँगी तुम्हारे जी माध्यम मैम, से, श्योर। हमें मतलब हमें परीक्षक
यानी जो निबंध हमारे पास आएंगे उनके इवैल्यूएशन की आवश्यकता होगी। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी विद्वत्ता या मेरी अर्हता उतनी है जहां मैं परीक्षक के रूप में एक उचित न्याय कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मेरा आवेदन है, मेरा आग्रह है कि वो भी उसी गूगल फॉर्म में वो ऑप्शन भी है परीक्षक का, तो वो ऑप्शन भी दे तो हमारे पास एक परीक्षकों का चयन करने के लिए एक अच्छी खासी एक सूची बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी। ये एक बात मैं कहना चाहती थी और एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहती हूँ, जी जो श्योर। मुझे लगता है बहुत महत्व की है। जैसे मैंने बताया कि आपको 7 से 10 मापदंड चुनने हैं और उन पर लंबा लेख लिखना है, 2500 या 3000। हाँ, जो आम नागरिक हैं, जो लिखेंगे उनके लिए कम से कम 3000 शब्दों की हमने वो रखी है। मतलब इतना लंबा उन्हें लिखना है। लेकिन अगर कोई सोचे कि मेरे पास मेरे निगाह में एक ही ये महत्व का विषय है और मुझे केवल इस पर लिखना है क्योंकि मैं इसको फील करती हूँ या मैं इसको फील करता हूँ कि ये बहुत महत्व का है देश के लिए, तो आप उसको अवश्य लिखिए, भले ही वो एक ही हो, भले ही वो कम शब्दों में हो और भले ही वो पुरस्कार ना जीत पाए, क्योंकि पुरस्कार के लिए तो हम उसको पात्र नहीं मानेंगे। लेकिन वो अगर सही ढंग से उसकी प्रस्तुति हुई है और अगर वह देश का अहित नहीं कर रही है, ये बहुत महत्व का है कि देश विघातक कोई मेरे सामने विचार रखे तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, है ना? तो लेकिन जो देश के लिए है, देश के हित के लिए है, ऐसा एक भी विचार अगर आपके मन में है, उसको उचित ढंग से आप रख सकते हैं हमारे सामने, तो अवश्य रखिए, क्योंकि जो हम इसका डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, जिसमें हम अलग-अलग विचारों को हम कंपाइल करेंगे, अलग-अलग मापदंडों को हम एक साथ कंपाइल करेंगे। हो सकता है उसकी बुक बना पाएँ, उसके ऑडियो विजुअल्स बना पाएँ, उसको अवश्य ही सरकार को हम सौंपें, सरकार के संज्ञान में लाए। तो इन सब कामों को करते समय हमें उस एक मापदंड पर जिस किसी ने लिखा हो, उसकी भी हम उसका क्रेडिट भी देंगे, उसका मेरिट भी हम अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में। तो इसलिए अगर कोई चाहे कि मैं एक ही विषय पर लिखना चाहती हूँ या एक ही विषय पर लिखना चाहता हूँ, उनका भी स्वागत है। तो मैडम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया उनका उनका भी धन्यवाद। जो लोग नहीं किए अब तक, वो जाके तुरंत करें। तुरंत करें जिनका और संकल्प उनके है। साथ हमारी शुभेच्छा है। यस, राइट। और जिनका संकल्प है विकसित भारत, तो ये अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल ना भूलें। विकसित नहीं, विकसित तो हम होंगे ही होंगे कोमल। 2047 में विकसित भारत को कोई नहीं रोक सक रहा है, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हमें विकसित के साथ साथ उसके 2 स्टेप्स ऊपर चढ़ना है। हमें जी। आदर्श और समर्थ भारत चाहिए। देखो, आदर्श भारत जैसे हमारी संस्कृति है, हम मानते हैं कि हमारी एक बहुत ही आदर्श संस्कृति है, जहाँ कहा गया सच बोलो, जहाँ कहा गया जिज्ञासा रखो, ज्ञान के प्रति अपना डेडिकेशन रखो, जहाँ कहा गया मेधावी बनो, है ना? ताकि तुम इन्वेंशन कर सको, अगले आने वाले काल को तुम भाप सको। तो ये जो मेधाविता है, ये जो तेज है, ये जो पराक्रम है, ये सारी बातें हमारे आदर्श समाज में आवश्यक हो जाती है ना? और ये हमें भारतीय संस्कृति शुरू से सिखाती आ रही है कि ऐसा समाज बनाओ जिसमें लोग सच बोलें, जिसमें लोग, क्योंकि जब तक सच नहीं होगा ज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता, है ना? मैं तुमसे अगर झूठ बोल दूं 2 और 2 6 होते हैं और तुम किसी और को जाकर के और एक झूठ उसमें ऐड कर दो और कहो 2 और 2 7 होते हैं, तो ज्ञान तो कभी फैलेगा नहीं, है ना? तो इसीलिए सत्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, तेज चाहिए, मेधाविता चाहिए, पराक्रम चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो जी। अ, ऐसा समाज केवल हमारी संस्कृति ने कहा कि ऐसे करो तो ऐसे बनोगे, ऐसे करो तो ऐसे बनोगे, है ना? दूसरे किसी भी देश में इतना विस्तृत विवेचन नहीं हुआ है।
तो मुझे लगता है कि टिप्स तो हमारे पास हजारों टिप्स ऑलरेडी मौजूद हैं, बस उनका लाभ उठाओ। तो ये जानकारी अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। जय